नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। हम आज आपको हिंदी की वर्णमाला लेकर आए हैं। हम अपने उन स्टूडेंटों को अवगत कराना चाह रहे हैं जो हमसे ऑफलाइन कोचिंग लेते हैं, जिनका ये चैप्टर निकल गया है। वो इस चैप्टर के इस क्लास के माध्यम से अपना क्लास कंप्लीट कर सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, हमारी ये क्लास जो है वो यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और आपका जो यूपी प्लस, जिसमें हिंदी किसी भी एग्जाम में जिसमें आती है उसके लिए ही उपयोगी रहेगा। आज का हमारा टॉपिक बच्चों रहेगा क्या? हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला। मेरे प्यारे बच्चों, वर्णमाला से पढ़ने से पहले हम आपको कुछ शब्दावलियां हैं जिनसे अवगत कराना चाहेंगे। देखिए, जैसे जब हम बात कर रहे हैं तो हमें एक भाषा की जरूरत पड़ती है आपस में कम्युनिकेशन करने की। तो जो कम्युनिकेशन करने की हमें जरूरत पड़ रही है भाषा की, तो हमसे ये पूछ लिया जाता है कि जो भाषा है ये इसकी उत्पत्ति किससे हुई है। तो आपको बताना है कि भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के भाष्य धातु से हुई है। किससे हुई है? भाष्य धातु से। आपको याद रखना है, भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष्य धातु शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है कि सर अर्थ होता है बोलना। क्या अर्थ होता है? बोलना। अब आप ये अंदाजा लगाइए कि जब मनुष्य पहली बार इस धरती पर आया होगा तो उसने आपस में संप्रेषण का क्या माध्यम बनाया होगा? भाषा को बनाया होगा। लेकिन क्या आज हम जो भाषा बोल रहे हैं, क्या वो ही भाषा एकदम से बोलने लगा होगा? आप कहेंगे सर नहीं, ऐसे तो नहीं हुआ होगा। तो सबसे पहले आप अंदाजा लगाइए, आप जब आदि मानव होगा तो अगर दिन की बात करते हैं तो आपस में उनकी सांकेतिक भाषा हुआ करती होगी, क्योंकि एकदम से तो कोई ऐसा वैज्ञानिक या कोई ऐसा पुरुष आ नहीं गया होगा जिसने सभी को ये सिखा दिया हो कि आपस में हम बात किस तरीके से करेंगे, आपस में कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, हमारी क्या भाषा रहने वाली होगी। ऐसा तो हुआ नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या बनाए होंगे? कुछ संकेत बनाए होंगे। बेटा क्या बनाए होंगे? सबसे पहले हमने संकेत बनाए होंगे आपस में बात करने के लिए। अब जब संकेत हमने बना लिया, आप अंदाजा लगाइए, हम लोग उस टाइम तो पशु के समान जीवन व्यतीत कर रहे थे हम लोग। तो अगर संकेत से आपस में बात हो जाती थी, तो रात अगर हो जाती थी, जब सूरज ढल जाता होगा, तो फिर रात में किस तरीके से हम आपस में कम्युनिकेशन करने का क्या माध्यम रहता होगा? जैसे कोई पिछड़ गया या दूर रह गया, जब कोई दूर रह गया तो फिर वो अपने आप को सुरक्षित कैसे महसूस कराए या अपने को कैसे जनवाए, तो उस टाइम वो क्या करता होगा? कुछ ध्वनियों को निकालता होगा। आपस में उन्होंने कोडिंग कर रखी होगी कि हम इस प्रकार की ध्वनि निकालेंगे तो इसका मतलब ये होगा, ऐसे निकालेंगे तो इसका मतलब ये होगा। यानी कि सबसे पहले अगर हम भाषा में बात करें बेटा, तो क्या हुआ होगा? संकेत और ध्वनियां आई होंगी, और जब इन्हीं को लिपिबद्ध किया होगा तो इनसे क्या बने हैं? हमारे वर्ड बने हैं। क्या बने हैं? वर्ड बन गए। और जब कई सारे सार्थक वर्डों को, वर्ड या अक्षर में यहां पर लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं? वर्ड या अक्षर। जब आप वर्ड और अक्षर को समझ लेंगे, अब जब इनसे सार्थक शब्दों को मिलाएंगे, वर्ड के मतलब ऐसा होता है जैसे वर्ड, जैसे का एक वर्ड है, खा एक वर्ड है, माँ एक वर्ड है। आप जब इनको सार्थक रूप से मिलाएंगे तभी ना कुछ बनेगा। तो इनसे जब कुछ बनता है, तो जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अभी आप देखेंगे, जो भी मैं चार्ट बना रहा हूं, इससे पूरा हिंदी का ये सिलेबस है आपका। ये क्या है? आपका एक सिलेबस है, और इसमें आप देखेंगे हिंदी को हमने कितने भागों में बांटा है और हमें किस प्रकार से इसको पढ़ना चाहिए। जैसे शब्द बने होंगे, और शब्दों से क्या बने होंगे बेटा? वाक्य बने होंगे। और जब छोटे छोटे कई वाक्यों को जब हम मिलाते हैं तो क्या बना होगा? कि सर गद्य और पद्य बने होंगे। और जब कई सारे गद्य और पद्य बनते हैं, मिलते हैं, तो क्या बनता है? एक पाठ बनता है। और कई सारे पाठ के बाद क्या बन जाती है? हमारी एक किताब या पुस्तक बन के तैयार होती है। अब आप देखो, पहला चैप्टर आपका क्या होगा? वर्ड विचार। क्या बनेगा आपका? वर्ड विचार। अब जब हम वर्डों से मिलके क्या बनाएंगे? शब्द। अब सब यहां पर बेटा हम समझेंगे शब्द की रचना कितने प्रकार से होती है। एक चैप्टर ही पढ़ेंगे हम शब्द की रचना। तो शब्द जो है वो 4 प्रकार से बनता है। हम नए शब्द बनाएंगे उपसर्गों के माध्यम से। किसके माध्यम से बनते हैं? उपसर्गों के माध्यम से।
जब उपसर्ग से नए शब्द बन सकते हैं, प्रत्यय से नए शब्द बन सकते हैं, संधि से बन सकते हैं, और हम समास से भी नए शब्द बना सकते हैं। अब यहीं पर आपसे आप जब नए शब्द बना लिए, तब इन शब्दों के आपको भेद भी पढ़ने होंगे। दो प्रकार के भेद बनेंगे, एक बनेंगे बेटा विकारी और एक बनेंगे गुड़िया अविकारी। ठीक है बेटा। अब जो विकारी शब्द होते हैं, इन्हें कौन से शब्द होते हैं विकारी? इन्हें विकारी कहते हैं वे शब्द जिन पर लिंग वचन कारक का प्रभाव पड़ता है, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। और जिन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा वो अविकारी, या इन्हीं को हम अव्यय कहते हैं। आप देख रहे होंगे, जो बच्चे मेरे से पहले से पढ़े हैं वो ये स्ट्रक्चर को समझ रहे होंगे। पूरी हिंदी ही इसमें समाहित है, आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। यहाँ पर हमें एक चैप्टर का नाम आता है क्या? वर्ड विचार। क्या पढ़ना है हमें? वर्ड विचार पढ़ना है। और वर्ड विचार के बाद ये शब्द आ गए बेटा। अब विकारी शब्द में आप संज्ञा पढ़ेंगे, सर्वनाम पढ़ेंगे। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अब जब हम अव्यय की बात करते हैं तो यहाँ पर कौन कौन से 4? ये भी 4 प्रकार के होते हैं अव्यय शब्द। इन पर लिंग वचन कारक का प्रभाव तो पड़ता नहीं है अव्यय शब्दों पर। और ये 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं कि सर ये एक क्रिया विशेषण होता है, एक संबंध बोधक होता है, एक समुच्चय बोधक होता है, एक विस्मयादि बोधक होता है। इन शब्दों को हम डिटेल में पढ़ने वाले होंगे। यहीं पर आप देखेंगे जब शब्दों के भेद हम पढ़ रहे होंगे, जो विकारी शब्द हैं इनमें भी हम प्रकार पढ़ रहे होंगे। आपने तत्सम शब्द सुने होंगे, आपने तद्भव शब्द सुने होंगे, आपने विलोम शब्द सुने होंगे। पूरा वो यहीं पर एक चैप्टर नया बनता है आपका, क्या कि सर ये होता है हमारा चैप्टर का नाम क्या है? शब्द विचार। क्या नाम है बेटा? शब्द विचार। और शब्द विचार के बाद हम क्या पढ़ते हैं? वाक्य विचार। क्या पढ़ते हैं? वाक्य विचार चैप्टर पढ़ते हैं, जिसमें हम वाक्यों से संबंधित बात करेंगे। वाक्य कितने भागों में बंटता है, वाक्य कौन कौन से प्रकार होते हैं, ये सारी चीजें। और उसके बाद आप क्या देख रहे हैं कि सर गद्य और पद्य जब आप ये बनते हैं, तब यहीं पर आप पढ़ेंगे भाई गद्य बनता है या पद्य बनता है तो रस कौन सा यूज हुआ है, आपका छंद क्या यूज हुआ है, कौन से अलंकार प्रयोग किए गए हैं, और तब जाके कहीं एक पाठ बनता है। आप देख रहे हो क्या पूरी आपकी हिंदी यहीं समाहित है? तो यहीं पर आपसे एक प्रश्न बनता है, क्या कि सर एक प्रश्न बनता है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो आपको आज समझ में आ गया होगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो सर भाषा की सबसे छोटी इकाई संकेत है या ध्वनि है। और जब कहा जाए इससे भी ये ऑप्शन में ना मिले तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? वर्ड। अभी आप बच्चे कंफ्यूजन में रहते होंगे, आपको अक्षर शब्द बताया गया होगा आपके टीचरों ने कि जिसका क्षरण ना हो सके उसको अक्षर कहते हैं। हम ऐसा नहीं है, जिसका क्षरण ना हो सके ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर वर्ड और अक्षर में पर्याप्त अंतर है, लेकिन ये आपस में समानता भी रखते हैं। अब हम लोग इन्हीं पे बात करने वाले हैं। यहाँ से कई सारे प्रश्न बनते हैं कि जब जैसे हमने कहा सबसे छोटी इकाई क्या है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है, तो शब्द आता है। भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो वाक्य आता है। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे प्रश्न हैं जो आपको हमारी इस क्लास में समझ में आएंगे। ठीक है बेटा, यहाँ पर आपको कई सारी चीजें ध्यान रखने की। भाषा जो है वो किस शब्द का है? भाष्य धातु से इसकी उत्पत्ति हुई है। किससे? भाष्य धातु से हुई, जिसका अर्थ क्या है? बोलना है। जिसका अर्थ क्या है? बोलना है। आपको मैंने हिंदी का ये पूरा स्ट्रक्चर समझा दिया। आपसे एक प्रश्न और पूछेगा बेटा, क्या एक प्रश्न यहाँ छूटता है कि सर हिंदी शब्द जो है ये किस भाषा का है? तो आपको बताना है कि सर ये फारसी भाषा का शब्द है। ये बहुत बार आ चुका है, बच्चे गलतियां कर देते हैं। किस भाषा का है? कि सर फारसी भाषा का है। ठीक है, अब आपको इस चैप्टर में मुझे ये नहीं बताना है कि हिंदी कैसे बना। सबसे पहले संस्कृत आई होगी, पाली आई होगी, प्राकृत आई होगी, अवट आएगा। ये तो बहुत एक विकास क्रम है हिंदी का, वो हम बाद में किसी चैप्टर में देखेंगे। हमारे इस चैप्टर में हम चैप्टर का नाम क्या रखे हैं कि सर वर्ड विचार रखे हैं। और वर्ड विचार के अंतर्गत हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि सर वर्ड माला को पढ़ेंगे आज हम केवल। ठीक है, तो देखिए इसको मैं रफ कर रहा हूं बेटा। आपको शायद ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा कि हिंदी में हमें क्या और कैसे पढ़ना होता है वनडे एग्जाम में। आपको मैं एक प्रॉमिस करता हूं कि मेरी क्लास जो एक बार ले लेगा उसका कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। हमारे पास ऐसे तरीके हैं याद कराने के, बिल्कुल भी नहीं है आपको। हम केवल आपको समझाएंगे और आपके मन और मस्तिष्क में वो ऐसे छपेंगे कि आप परीक्षा हाल में भूलने की
हिमाकत ही नहीं कर पाएंगे, अपने से आपको याद आ जाएंगी हमारी बातें। देखिए बेटा, वर्णमाला, तो सबसे पहले बात यही होती है कि वर्णमाला क्या होता है। तो यहाँ क्या है, माला का मतलब क्या होता है। आप माला पहनते हैं तो उसमें क्या होता है, एक के बाद एक मोती सही तरीके से रोया गया हो तभी तो माला बने। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि कहीं माला में छोटा मोती हो कहीं बड़ा हो, तो ये तो बेढंगी माला बोली जाएगी ना। तो इसी प्रकार से क्या कह सकते हैं हम, वर्णों के क्रमबद्ध व व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं बेटा, कि वर्णमाला कहते हैं सर। अब यहाँ एक बात क्या आई है कि बेटा वर्ण और अक्षर आया था सर, क्या आया था, वर्ण और अक्षर। तो इनके बारे में भी पढ़ें क्या, कि सर वर्ण क्या होता है और अक्षर क्या होता है। आपने अभी तक अक्षर के बारे में क्या पढ़ा है, कि सर अक्षर के बारे में हमने ये पढ़ा है कि जिसका क्षरण ना हो सके वो अक्षर है। लेकिन ये सही डेफिनेशन नहीं बेटा, क्षरण तो होता ही होता है। जैसे हम एक वर्ड लिख रहे हैं, क्या वर्ड लिख रहे हैं, बड़ा प्यारा नाम है भगवान राम का, आप सब इनसे परिचित होंगे। इसमें आपसे अगर कोई कहे कि राम शब्द में कितने वर्ड हैं, कितने वर्ड हैं, दूसरा प्रश्न कि सर इसमें अक्षर कितने हैं, अभी सारी चीजें क्लियर होंगी बेटा आपकी, कितने वर्ड हैं और कितने अक्षर हैं। तो जो अक्षर हैं वो आपको बताने हैं। देखो अक्षर कितने, रा है और मा है। अक्षर कितने हो गए कि सर अक्षरों की संख्या तो 2 है, कितनी है, 2 है। लेकिन वर्ड इसमें 2 नहीं है। वर्ड कितने हैं कि सर वर्ड तो 4 हैं। कौन कौन से, सर रा है, फिर बड़ा आ है, फिर म और फिर आ। आप देख पा रहे हैं ये वर्ड है। आपको मैंने क्या बताया था, भाषा की सबसे छोटी इकाई, मैं यहां पर नोट कर दे रहा हूं, भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई कौन सी है, कि सर ध्वनि होती है। सबसे छोटी इकाई क्या है, कि सर ध्वनि होती है, ध्वनि। अगर ध्वनि ऑप्शन में नहीं है तो फिर क्या होगा, कि सर तो वर्ड होगा। वर्ड ऑप्शन में नहीं है तो क्या होगा, अक्षर है। जब आप यूपी टेट के पेपर देखेंगे तो आप पाएंगे एक वर्ड और आता है, कभी कभी स्वनिम भी वर्ड आता है, आपके में भी आ सकता है, किसी भी एग्जाम में जब पूछा जा चुका है। पीवाईक्यू तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर वर्ड कितने हैं, 4। तो आई थिंक मैं समझता हूं आपको वर्ड और अक्षर में बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप सबका जो भी नाम है आप उसमें जरूर पता करें कि उसमें कितने वर्ड हैं और कितने अक्षर हैं, आपको चीजें समझ में आ जाएगी। मैंने आपको ये जो करके दिखाया है इसको कहते हैं बेटा वर्ड विच्छेद। जिस बच्चे को ये वर्ड विच्छेद अच्छे से समझ में आ गया, यानी कि जब ये हम कर रहे हैं वर्ड विच्छेद आ गया, तो आपको संधि वाला चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि वर्ड विच्छेद से ही संधि विच्छेद हुआ है उत्पन्न। हमें ये पता चलेगा, जब हम वर्ड विच्छेद ही नहीं कर पा रहे हैं तो फिर संधि विच्छेद कैसे करेंगे। ठीक है, आगे देखें। यहाँ पर इसका मतलब क्या है, यहाँ हमें ये हमने क्या किया है, ये हमने बेटा किया है वर्ड विच्छेद नाम की चीज की है। ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। आप देखें, आप सबको पता है, आप क्या चीज पता है, कि सर जो वर्ड होते हैं, वर्णमाला में जो वर्ड हैं, वर्णमाला आप सब जानते हैं, इनको 2 भागों में बांटा है, मुख्य तौर पर 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से, कि सर एक होते हैं स्वर और दूसरे क्या होते हैं, व्यंजन। मेरी बातों को आप ज्यादा ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं ज्यादा बोर्ड पर लिखता नहीं हूं। ठीक है, तो आप देखें वर्णमाला में कितने शब्द हैं, वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है, कि सर 2 भागों में बांटा गया है। एक होते हैं स्वर और एक होते हैं व्यंजन। सर स्वर कौन से होते हैं, जैसे ये वर्ड है ना, तो यहाँ पर जो वर्ण विच्छेद हुआ है, वर्ण विच्छेद में क्या होंगे, स्वर भी होंगे और व्यंजन भी होंगे। आपको यही सीखना है। जब आपने ये अच्छे से सीख लिया तो फिर आप संधि विच्छेद बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। आप देख रहे हैं कि ये क्या है, स्वर हैं, और ये क्या है, व्यंजन है। तो आपको पता होना चाहिए कि स्वर जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। पहला प्रश्न क्या बनेगा, कि स्वर स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं। तो आपको बताना है स्वर, वे ध्वनियां। बेटा यहीं जब ध्वनियों को लिपिबद्ध किया गया तभी तो वर्ड बने, और उन वर्डों को ही तो बांटा जा रहा है। तो आपको क्या बताना है, स्वर वे ध्वनियां जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित की जाती हूँ या बोली जा सकती हैं, उनको क्या कहते हैं, हम स्वर कहते हैं। और वे ध्वनियां जिनको हम स्वरों की सहायता से
वे ध्वनियां जिनको हम स्वरों की सहायता से उच्चारित करते हैं या बोल पाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? सर्व व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? कि सर्व व्यंजन कहते हैं। लाओ मार्क कर दो बेटा। हाँ, आप देखो, इन चीजों को मैं थोड़ा रफ कर रहा हूं क्योंकि अब मुझे स्वर और व्यंजन को थोड़ा डिटेल में बताना पड़ेगा। मैं लिख भी दे रहा हूं बेटा। वे ध्वनियां, क्या लिख रहा हूं? कि वे ध्वनियां जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित की जा सकती हूं, उच्चारित की जा सकती हूं, की जा सकती हूं, स्वर कहलाती हैं। ठीक बात है। अच्छा, व्यंजन क्या होता है? कि सर वे ध्वनियां जो स्वरों की सहायता से बोली जा सकती हैं, स्वरों की सहायता से बोली जा सकती हैं, बोली जा सकती हैं या जाती भी हैं, उनको हम बेटा क्या कहते हैं? कि सर्व व्यंजन कहते हैं। आपको ये चीजें समझ में आई कि वे ध्वनियां जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं। ऐसा भी कह सकते हैं कि जब हम ध्वनियों को जिनका उच्चारण कर रहे हैं उसमें प्राण वायु का अवरुद्ध न होना। अवरुद्ध शब्द का मतलब होता है रुकावट। जब हम किसी शब्द का उच्चारण कर रहे हैं तो हमारे जो अंदर से हवा निकलती है बोलने के लिए, हमारा यहाँ पर बेटा क्या है? कंठ है। कंठ है और यहाँ पर कई सारे स्वर तंत्र है हमारा पूरा। जब इससे प्राणवायु नहीं, कहीं पर अवरुद्ध नहीं होती है, तब भी वो ध्वनियों को क्या बोला जाता है? स्वर। तो ऐसे भी बना सकता है। और जब क्या बोला जाए आपको? कि जब अवरुद्ध होती हैं तो फिर उनको क्या कहते हैं? व्यंजन। लेकिन आप इस चीज को विशेष तौर पर ध्यान रखें कि वे ध्वनियां जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित की जाती हैं वो क्या कही जाती हैं? स्वर कही जाती हैं। और वे ध्वनियां जो व्यंजन, वो मतलब क्या बोल रहा हूं मैं लास्ट में? वे ध्वनियां जो स्वरों की सहायता से बोली जा सकती हैं क्या कहलाती हैं? व्यंजन कहलाती हैं। ठीक है। अब हम आपको, ये क्लास ज्यादा बड़ा हो रहा है, अपलोड करने में मुझे भी प्रॉब्लम होगी बेटा। आप अगले पार्ट में मिलते हैं आपसे। हिंदी वर्णमाला में इतना ही रखते हैं। ठीक है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ने का प्रयास करें। आप देखेंगे हम कम समय में आपको क्वालिटी एजुकेशन की बात करने वाले हैं। हमारा परिचय आप मेरे चैनल पर जान सकते हैं कि मैंने क्या क्या कर रखा है, और हम आपको यहाँ बहुत अच्छी चीजें पढ़ाने वाले हैं। थैंक यू सो मच।